दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से संबंधित है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। पूर्व की जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र, जहां जल की हर लहर संस्कृति, समृद्धि और शक्ति की कहानी कहती है। इस नदी का सफर तिब्बत की पवित्र भूमि से शुरू होकर असम के हरे भरे मैदानों और बांग्लादेश के दिल तक पहुंचता है। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्व भारत के लिए एक जीवन रेखा है। इसकी धाराएं खासकर मानसून के दौरान अपने विकराल रूप में आकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और जीवन को संजीवनी देती है। यह एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और जल संपन्न नदियों में से एक है। इसका प्रवाह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है और यह 3 देशों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के उत्तरी ढलानों से निकलकर तिब्बत के पठार से होकर बहती है। वहीं यह लगभग 1700 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम के मैदानों में यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। यह बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मार्ग लगभग 2900 किलोमीटर लंबा है। यह अपने विशाल जल प्रवाह और गाद के लिए जानी जाती है। हिमालय से पिघलने वाला बर्फ और भारी मानसूनी वर्षा इस नदी को जल संपन्न बनाते हैं। यह नदी अपने जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा और हिमालय से बहकर आने वाले जल के कारण व्यापक बाढ़ लाती है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से यह नदी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को विशेष श्रद्धा और सम्मान दिया जाता है। यह नदी न केवल स्थानीय जनजीवन को प्रभावित करती है, बल्कि क्षेत्रीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी एक अभिन्न हिस्सा है। हर साल असम में ब्रह्मपुत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भाग लेते हैं। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, नाव दौड़ और कला प्रदर्शनियां शामिल होती हैं, जो ब्रह्मपुत्र के महत्व को दर्शाती हैं। इतिहास में ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख कई ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। यह नदी व्यापार और यातायात का प्रमुख साधन रही है और प्राचीन समय में सिल्क रूट का हिस्सा भी रही है। नदी के किनारे स्थित नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा देते थे। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के भौगोलिक विशेषता क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की भौगोलिक विशेषता इसे अन्य नदियों से भिन्न बनाती है। यह हिमालय की तलहटी से गुजरते हुए असम के विस्तृत मैदानों में प्रवाहित होती है और फिर बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। यह नदी अपनी चौड़ाई और तीव्र प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर साल व्यापक बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। बाढ़ का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं और फसलें नष्ट हो जाती हैं। नदी में भारी मात्रा में गाद बहकर आती है, जो इसके तल को ऊंचा कर देती है और नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन का कारण बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जल विज्ञान में ग्लेशियरों से आने वाला पानी और मानसून का जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय के ग्लेशियर जैसे
गंगोत्री और जेमायुंगडोंग इस नदी को लगातार जल आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त मानसून के दौरान भारी वर्षा से नदी में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र अपने रास्ते में बड़ी मात्रा में गाद और अवसाद जमा करती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी उर्वर बनती है। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र का आर्थिक और सामाजिक महत्व क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। यह नदी क्षेत्र की कृषि, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र के जल संसाधनों पर निर्भर है। असम के उपजाऊ मैदानों में धान, चाय, जूट और गन्ने की खेती होती है। असम की प्रसिद्ध चाय, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ भूमि पर ही उगाई जाती है। इसके अलावा नदी के जल का उपयोग मत्स्य पालन में भी किया जाता है, जो स्थानीय लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती हैं। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना इस क्षेत्र की एक प्रमुख परियोजना है, जो ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हालांकि इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय चिंताओं और स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये परियोजनाएं नदी पारिस्थितिकी और जनजातीय समुदायों के जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी परिवहन का भी एक प्रमुख साधन है। असम में जलमार्ग परिवहन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे माल और लोगों की आवाजाही सुगम हो जाती है। बांग्लादेश के साथ व्यापार में भी इस नदी का महत्व अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह जलमार्ग महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का परिदृश्य पर्यटन के लिए भी अत्यंत आकर्षक है। नदी पर राफ्टिंग, नौका विहार और वन्यजीव परिभ्रमण जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के लिए पर्यावरणीय चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कई पर्यावरणीय चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जो मानसून के दौरान असम और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचाती है। हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ के साथ साथ कटाव भी एक गंभीर समस्या है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारों को लगातार काटती रहती है, जिससे लोग विस्थापित होते हैं और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह कटाव असम के कई जिलों में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ग्लेशियरों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में भी अनियमितता आ रही है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से नदी का जलस्तर अनिश्चित हो गया है और इसके कारण भविष्य में जल संकट की आशंका है। जलवायु परिवर्तन से मानसून की अवधि और तीव्रता में भी बदलाव आ रहा है, जिससे बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में बांध निर्माण को लेकर भारत और बांग्लादेश के साथ जल विवाद उत्पन्न हो गया है। चीन के इन बांधों से नदी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत और बांग्लादेश में जल संसाधन प्रभावित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और बाढ़ के प्रवाह को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम करता है। सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से नदी के जल संसाधनों का कुशल उपयोग करने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर कई गैर सरकारी संगठन भी सक्रिय हैं। ये संगठन नदी के किनारे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और समुदाय जागरूकता अभियानों का संचालन करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश जल संसाधन प्रबंधन और जल बंटवारों के मुद्दों पर लगातार वार्ता करते रहते हैं। दोनों देश नदी के जल संसाधनों के समुचित उपयोग और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ग्लेशियरों के पिघलने की निगरानी और शोध कार्य भी किए जा रहे हैं।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भविष्य में संरक्षित रखा जा सके। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कई सहायक नदियां शामिल हैं जो इसके जल ग्रहण क्षेत्र को और भी विस्तृत बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली सुबनसिरी, लोहित, दिहांग और मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो अपने जल संसाधनों और जल विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। वहीं लोहित नदी पूर्व से ब्रह्मपुत्र में मिलती है और अपनी तीव्र धारा और कटाव के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है और इसे सियांग के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि मानस नदी जो भूटान से निकलती है अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। वहीं इसका विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है और इसमें हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर असम के मैदान और बांग्लादेश के डेल्टा तक का क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को समेटे हुए है, जिससे यहाँ जैव विविधता की भरमार है। जल ग्रहण क्षेत्र में घने वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उपजाऊ मैदान शामिल हैं जो कृषि और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपने विशाल और विविध प्रभावों के कारण न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि समूचे दक्षिण एशिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नदी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके साथ बाढ़ और कटाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं का समाधान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करके ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चीन के साथ जल विवादों का समाधान भी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का समग्र प्रबंधन और संरक्षण न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आधुनिक तकनीकों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास नीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस नदी का संरक्षण आने वाले पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगा। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।